हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सोशल साइंस के इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग सोशल साइंस। आपकी सोशल साइंस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक बार फिर से हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ, जहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8th की हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 को। मेरे पास कई स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि इस चैप्टर पर वीडियो बनाइए, तो चलिए डिस्कस करते हैं। इस चैप्टर का नाम है सिविलाइजिंग द नेटिव्स एंड एजुकेटिंग द नेशन। इससे पहले कि चैप्टर स्टार्ट करें, आप लोगों को जान लेना चाहिए कि इस चैप्टर के अंदर क्या दिया गया है। तो देखिए, इस चैप्टर में हम जानेंगे कि ब्रिटिश टाइम में ब्रिटिश लोगों ने इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंजेस किए। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि इंडियन लोगों के या इंडियन जो लीडर्स थे वो किस तरह के विचार रखते थे, कैसी एजुकेशन देश में होनी चाहिए, उसी के बारे में ये लेसन होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ब्रिटिश लोग जो थे वो इंडियन एजुकेशन को किस तरह से देखते थे, क्या परिवर्तन उसमें चाहते थे। तो इसको हम 3 पॉइंटों में समझने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमारा होने वाला है वो होगा ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म। हम इसे समझेंगे, आप चिंता मत कीजिए। नंबर 2 पॉइंट जो होगा वो होगा ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट। मैंने यहाँ पर बुक्स की हेडिंग को ही पॉइंट्स बनाया है, जिससे आप बुक्स अगर लेकर बैठे हुए हैं तो आप उन्हें समझ सकें। थर्ड पॉइंट पर हम समझेंगे एजुकेशन फॉर कॉमर्स। ठीक है, ये तीनों पॉइंट हम समझने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म। इसमें आप समझ लें कि ओरिएंटलिज्म क्या है। ब्रिटिश लोग यदि भारत की एजुकेशन को अच्छा मानते थे और मानते थे कि भारत के लोगों को भारतीय एजुकेशन मिलनी चाहिए, ऐसे लोगों को हम ओरिएंटलिस्ट कहते हैं। द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म में है एन एक्सपर्ट पर्सन इन द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ एशिया। तो इसे हम बोलते हैं ओरिएंटलिस्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो कि एशियन लैंग्वेज और कल्चर को अच्छी तरह से समझता हो और मानता हो कि ये जो है एशियन कल्चर और लैंग्वेज जो है अच्छी चीज़ है, इसके अंदर नॉलेज है। ऐसे एक व्यक्ति थे जिनका नाम था विलियम जोन्स, जिसकी फ़ोटो आपकी बुक में भी दी गई है। विलियम जॉन जो थे एक पर्सन थे 1783 में, जो कोलकाता में आए थे और वो एक जूनियर जज के रूप में सुप्रीम कोर्ट में वहां पर अपॉइंट किए गए थे। विलियम जॉन एक लिंग्विस्ट भी थे, और लिंग्विस्ट शब्द का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति हु इज द एक्सपर्ट ऑफ मैनी लैंग्वेजेस। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। विलियम जॉन कौन थे? जूनियर जज एट सुप्रीम कोर्ट कोलकाता। कब आए थे वहाँ पर? यदि आप डेट याद रख सके, 1783 में ये वहाँ पर आए थे। यहाँ पर आने के बाद इन्होंने इंडियन लैंग्वेजेस पर स्टडी करना शुरू किया। इन्हें फ्रेंच लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज और अरेबिक भी इन्होंने अपने किसी फ्रेंड से सीख ली थी। संस्कृत सीखने के लिए भी इन्होंने ट्यूटर्स रख लिए थे, यानी कि ट्यूशन्स ये लेते थे। इन सभी लैंग्वेज को सीखने के बाद इन्होंने इंडियन एंशिएंट टेक्स्ट को पढ़ना स्टार्ट किया। यहाँ की लॉ और फिलोसफीज, रिलीजन और पॉलिटिक्स की बुक्स को पढ़ना शुरू किया। संस्कृत लैंग्वेज में महारत हासिल की। विलियम जोन्स ने डिस्कवर किया कि और भी कई ऐसे ऑफिसर्स थे जो कि विलियम जोन्स की तरह ही सोच रखते थे, यानी ओरिएंटलिस्ट थे। तो नंबर 1 तो आप जान चुके हो, विलियम जॉन एक ओरिएंटलिस्ट थे। नंबर 2 आप याद रखेंगे हेनरी थॉमस कोलब्रुक। ये भी एक स्कॉलर थे संस्कृत के, और एंशिएंट सैक्रेड राइटिंग्स इन्होंने की थी, यानी कि पुरानी बुक्स को ये भी पढ़ा करते थे। इन दोनों ने मिलकर, साथ ही कुछ और ओरिएंटलिस्ट लोगों ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। और ये जो सोसाइटी इन्होंने बनाई, यहाँ पर मिलजुल कर सारे ओरिएंटलिस्ट रिसर्च किया करते थे इंडियन बुक्स पर,
और इन रिसर्च को छापा करते थे एशियाटिक रिसर्चेज नाम की मैगजीन में। इन्होंने ट्रांसलेट किया इंडियन संस्कृत और पर्शियन बुक्स को इनटू इंग्लिश। जॉन और कोलब्रुक जो है दोनों एक पर्टिकुलर एटीट्यूड रखते थे टुवार्ड्स इंडिया, और वो डीप रेस्पेक्ट रखते थे अबाउट एंशिएंट कल्चर एंड ऑफ इंडिया एंड वेस्टर्न कंट्रीज। दोनों के बारे में ये अच्छी रेस्पेक्ट ये रखा करते थे। ये दोनों के दोनों यानी कि विलियम जॉन एंड हेनरी थॉमस मानते थे कि इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन नॉलेज जो है पास्ट में बड़ी ग्लोरियस थी, यानी कि गौरवशाली रही थी, और मानते थे कि भाई इंडिया को यदि समझना है तो सेक्रेड बुक्स और लीगल टेक्स्ट बुक्स को भी अच्छी तरह से पढ़ना होगा। ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन हैड ए ग्लोरियस पास्ट, यानी कि मानते थे कि इंडियन सिविलाइजेशन का पास्ट बहुत अच्छा रहा है। तो इन दोनों के हिसाब से इन्होंने मान लिया था कि इंडियन बुक्स बहुत अच्छी होती है, नॉलेजेबल होती है, इसलिए हमको इंडियन लोगों को ये सारी बुक्स पढ़ानी चाहिए। इससे नॉट ओनली द ब्रिटिश लर्न फ्रॉम द इंडियन कल्चर बट इट वुड ऑल्सो हेल्प इंडियन रीडिस्कवर देयर ओन हेरिटेज। देखिए, हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए ही अच्छा बताया, और बताया कि भाई ब्रिटिश लोग भी इससे सीख सकते हैं और इंडियन लोगों को भी अपनी हिस्ट्री को रीडिस्कवर करने में इससे हेल्प मिलेगी। तो कुल मिलाकर ये दोनों इंडियंस के फेवर में थे, इंडियन नॉलेज के फेवर में थे और बुक्स के भी फेवर में थे। इन दोनों की और इनके जैसे अदर ऑफिसर्स की बातें मानकर ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी लगने लगा कि भाई इंडियन शुड बी टॉट इन इंडियन लैंग्वेजेस। सो influenced by such ideas, many Britishers believed that Indian should be taught what they are familiar with, यानी कि इंडियन लोगों को वह पढ़ाना चाहिए जिसके साथ वो फैमिलियर यानी परिचित है, पहले से जानते हैं, एंड व्हाट दे वैल्यूड, और जिसकी वो इज्जत करते हैं, नॉट द सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट नहीं, दैट वर एलियन टू देम, यानी जो उनके लिए एलियन है, यानी अनोखी है, अजनबी है। देखिए, हेनरी थॉमस और विलियम जॉन की विचार जो है बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, तो आप उसमें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये सारी बातें आप लिख सकते हैं उसके अंदर। तो इन दोनों की और इनके जैसे लोगों की बातों से प्रभावित होकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भाई ऐसा ही करना चाहिए, और इन सब चीज़ों के लिए 2 इंस्टीट्यूशन भी खोले गए थे। जैसे मदरसा खोला गया था, सेटअप इन द कोलकाता इन 1781, और एक कॉलेज हिंदुओं के लिए खोला गया है, हिंदू कॉलेज इन बनारस इन 1791। डेट भी ऐसी है तो आप याद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला टर्म है मुंशी। मुंशी कौन होता है? देखिए, मुंशी इज अ पर्सन हु कैन रीड, राइट एंड टीच पर्शियन। बड़ी ही सिंपल डेफिनेशन है, तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप ये आंसर लिखें, और ये इजी भी है, आप याद कर सकते हैं आसानी से। चलिए अब हम सेकंड टर्म की बात करते हैं जिसका भी बोर्ड में क्वेश्चन बन सकता है, वो है वर्नाकुलर। तो देखिए, वर्नाकुलर एक ऐसा टर्म है जो कि जनरली यूज किया जाता है टू रेफर टू ए लोकल लैंग्वेज और डायलेक्ट, ठीक है, जो कि डिफरेंट होती है फ्रॉम स्टैंडर्ड लैंग्वेज। ठीक है ना, तो ये आप डेफिनेशंस को हूबहू याद कर लीजिएगा जिससे आप एग्जाम में आंसर्स लिख सकें। अगर आपको वॉइस क्लियर नहीं आ रही है तो इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ आपसे, क्योंकि मेरी वॉइस जो है ड्यू टू कोल्ड क्लियर नहीं है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट। ईस्ट की गंभीर गलतियां, यानी कि अब हम बात कर रहे हैं ऐसे लोग जो कि विलियम जॉन से और थॉमस हेनरी कोलब्रुक से उल्टा सोच रखते थे। तो सम ब्रिटिश ऑफिसर्स थॉट, यानी मानते थे, दैट द नॉलेज ऑफ द ईस्ट वाज फुल ऑफ एरर्स एंड अनसाइंटिफिक, यानी कि जो ईस्ट में नॉलेज है, यानी कि भारत जैसे देशों में जो नॉलेज भरी पड़ी है, ये फुल ऑफ एरर्स है, यानी गलतियों से भरी है, और अनसाइंटिफिक भी है। ठीक है, यानी कि वो इन चीज़ों को गलत मानते थे। ऐसे व्यक्तियों में
एक जो नाम आपको याद रखना है, जो आपने हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 में भी सुना था, वो है जेम्स मिल। कमेंट करके बताइएगा जेम्स मिल की बुक का नाम क्या है। जेम्स मिल का मानना था वी शुड नॉट टीच व्हाट द नेटिव वांटेड एंड रेस्पेक्टेड। हमको वह नहीं पढ़ाना चाहिए जो कि नेटिव यानी इंडिया के लोगों को यहाँ पर नेटिव कहा जाता है। नेटिव वांटेड एंड रेस्पेक्टेड, जो इंडिया के लोग चाहते हैं और रेस्पेक्ट करते हैं, वो नहीं पढ़ाना चाहिए क्योंकि वो तो फुल ऑफ एरर्स है। इंडियन शुड बी मेड फैमिलियर, इंडियन लोगों को उन चीज़ों से परिचय कराया जाना चाहिए विद साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवांसेस दैट द वेस्ट हैड मेड। वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर जो टेक्निकल और साइंटिफिक इन्वेंशन हुए उसके बारे में हमें पढ़ाना चाहिए, न कि हमको इंडियन पोएट्री या सेक्रेड लिटरेचर, धार्मिक किताबें उनको पढ़ानी चाहिए। तो यहाँ पर आप क्लियरली समझ गए होंगे कि जेम्स मिल जैसे लोग ओरिएंटलिस्ट लोगों से बिल्कुल अपोज्ड है। वो नहीं चाहते कि इंडियन लोगों को इंडियन बुक्स पढ़ने को दी जाए, क्योंकि वो मानते हैं कि भाई ये जो इंडियन बुक्स है या एशियन बुक जो है वो गलतियों से भरी पड़ी है। ऐसे ही हमारे एक महानुभाव थे थॉमस बेबिंगटन मैकाले, जिनकी बनाई शिक्षा नीतियों को भारत आज भी भुगत रहा है, बच्चे आज भी भुगत रहे हैं। इनका मानना था कि भाई इंडिया इज अनसिविलाइज्ड कंट्री, इंडिया एक अनसिविलाइज्ड यानी असभ्य देश है। और उनका मानना था कि नो कंपैरिजन विद इंग्लैंड, इंडिया की एजुकेशन का कंपैरिजन इंग्लैंड के साथ नहीं कराया जाना चाहिए। इन्होंने कहा था सिंगल सेल्फ ऑफ ए गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वाज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। इंडिया और अरब कंट्रीज की सारी किताबें और ब्रिटिश लाइब्रेरी के अलमारी में रखी हुई एक अलमारी की किताबें बराबर हैं। सिंगल सेल्फ ऑफ यूरोपियन लाइब्रेरी वाज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। तो इनकी इन बातों से आप समझ गए होंगे कि इनकी सोच इंडियन लैंग्वेज, इंडियन नॉलेज के प्रति क्या थी। देखिए, ये मानते थे कि नॉलेज ऑफ इंग्लिश वुड अलाउ इंडियंस टू रीड सम ऑफ द फाइनेस्ट लिटरेचर। तो हमें कुल मिलाकर फोकस इनका था कि इंडियन स्टूडेंट्स को इंग्लिश सिखाई जाए, इंग्लिश पर फोकस किया जाए, जिससे वो वेस्टर्न कंट्रीज के लिटरेचर को और नॉलेजेबल बुक्स को पढ़ सके। तो टीचिंग ऑफ इंग्लिश कैन चेंज द टेस्ट, वैल्यूज एंड कल्चर ऑफ इंडियन, ये इनका मानना था। इसके अलावा यदि कोई भी और बात आपको समझ में ना आए बुक में तो आप कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स कहीं गंगापुर सिटी के बाहर से इसको देख रहे हैं तो कृपया अपना स्कूल का नाम जरूर लिखें, प्लेस का नाम लिखें। अगला टॉपिक है हमारा द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835। देखिए, ये मैकाले की जो बातें थी इन्हीं से प्रभावित होकर अंग्रेजों ने एक एक्ट बनाया जिसको हम 1835 का एक्ट कहते हैं, जिसके अंदर कुछ मुख्य बातें हैं। आपको मैं क्वेश्चन आंसर के रूप में से बता रहा हूं कि इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 के बारे में यदि पूछा जाए मेन फंक्शन क्या थे या फीचर्स क्या थे, तो पहला फीचर है इंग्लिश वाज मेड द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन, यानी कि हाई एजुकेशन का मीडियम इंग्लिश होगा, ये तय कर लिया गया। नो प्रमोशन ऑफ ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि बनारस संस्कृत कॉलेज या कलकत्ता मदरसा जैसे इंस्टीट्यूशंस को अब गवर्नमेंट प्रमोट नहीं करेगी। इसके अलावा इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स इन इंग्लिश, ये भी 1835 के एक्ट का ही एक परिणाम था कि स्कूलों में इंग्लिश की बुक्स जो है वो स्टार्ट कर दी गई। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एजुकेशन फॉर कॉमर्स। देखिए, एक और व्यक्ति थे जिन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को हमारे यहाँ पर प्रमोट किया, वो थे चार्ल्स वुड। ये प्रेसिडेंट थे ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ द कंपनी और इन्होंने भारत की एजुकेशन के लिए एक परफॉर्मा तैयार किया इन 1854। तो इन 1854 द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी सेंट एन एजुकेशनल डिस्पैच टू इंडिया इशूड बाय चार्ल्स वुड। आपसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई
वुड्स डिस्पैच क्या है, तो ये आप लिख दें जो मैंने आपको बता दिया है। इसके मेन फीचर्स भी आप लिख सकते हैं अगर स्पेस ज़्यादा आए आंसर के लिए। तो इसके मेन फीचर है नंबर 1, टू अंडरस्टैंड द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। भाई यहाँ पर चार्ल्स वुड चाहते थे कि इंडियन स्टूडेंट जो है वो ट्रेड और कॉमर्स को अच्छी तरह से समझ सके, खास तौर पे जो वेस्टर्न कंट्रीज में ट्रेड और कॉमर्स चल रहा था। इससे यूरोपियन तरीके से रहना स्टूडेंट सीख जाएंगे। पॉइंट नंबर 2 है टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस, यानी कि जो महत्व है किसका, ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट। ब्रिटिश लोग इंडिया में जो रिसोर्स डेवलपमेंट कर रहे हैं उसके महत्व को भी स्टूडेंट समझ जाएंगे यदि हम उन्हें कॉमर्स की नॉलेज दे देंगे। तो यहाँ पर चार्ल्स वुड ने स्पेशली फोकस किया कि भाई कॉमर्स की नॉलेज यानी कि व्यापार की नॉलेज स्टूडेंट्स को स्कूल्स में मिल जानी चाहिए। उनका मानना था कि इससे स्टूडेंट्स ऑनेस्ट होंगे और कंपनी के लिए अच्छे सिविल सर्वेंट तैयार हो सकेंगे। एक बहुत ही शानदार टॉपिक है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक हमारा व्हाट हैपन टू लोकल स्कूल। देखिए विलियम एडम नाम के एक स्कॉटिश मिशनरी थे, विलियम एडम। आपकी बुक में इनका फोटो अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, विलियम एडम, ठीक है। तो विलियम एडम नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने, ये स्कॉटिश मिशनरी थे याद रखेंगे आप, जिन्होंने बंगाल और बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स में टूर किया और वहाँ पर जाकर देखा कि भाई एजुकेशन का सिस्टम क्या चल रहा है इंडिया के अंदर। उस समय तक गवर्नमेंट स्कूलों को अपने अंडर नहीं रखा करती थी, ठीक है। तो इन्होंने एक रिपोर्ट पेश की और इस रिपोर्ट में क्या इन्होंने देखा, क्या महसूस किया, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। विलियम एडम ने देखा कि भाई देर आर 1 लाख पाठशालाज इन बंगाल एंड बिहार, जिसमें करीब 20 लाख चिल्ड्रन जो है स्टडी करते थे उस समय, यानी कि लगभग एक पाठशाला में 20 स्टूडेंट हुआ करते थे, ठीक है ना। तो ओवर 20 लाख यानी 20 लाख से भी ओवर उनकी संख्या थी। और ये पाठशालाएं जो थी सेटअप बाय द वेल्दी पीपल और लोकल कम्युनिटी, यानी पाठशालाएं जो थी वो धनवान लोगों के द्वारा या लोकल कम्युनिटी के द्वारा दान पुण्य से चला करती थी, जहाँ पर फ्लेक्सिबल सिस्टम था, कोई फीस नहीं थी फिक्स्ड, देना चाहे तो दे सकते हैं, और प्रिंटेड बुक्स तो थी ही नहीं, सेपरेट क्लासरूम नहीं थे, स्कूल बिल्डिंग भी नहीं थी, पेड़ों के नीचे क्लास चल जाया करती थी, कोई एनुअल एग्ज़ाम नहीं, कोई रेगुलर टाइम टेबल भी स्टूडेंट्स के पास में नहीं था। रिच लोग फीस दिया करते थे और पुअर लोग नहीं, ठीक है ना। तो स्कूलों का सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा था, एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ाया करते थे। ये इसमें फ्लेक्सिबल सिस्टम हुआ करता था, जब किसानों के बच्चे फसल काटने में अपनी माता पिता की हेल्प करने चाहते थे उस समय छुट्टी दे दी जाती थी, और हार्वेस्टिंग टाइम के एंड हो जाने के बाद स्कूल वापस से स्टार्ट हो जाया करते थे। तो इसमें गरीब माँ बाप भी अपने बच्चों को आराम से इजीली पढ़ा सकते थे। पीजेंट चिल्ड्रन कुड स्टडी इजीली क्योंकि नो कंपलसरी फीस वाज देयर। बोर्ड में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई ओल्ड टाइम पर स्कूल कैसे चला करते थे, मॉडल पेपर में भी इसको दिया गया है। टीचिंग वाज ओरल, टीचिंग बेसिकली ओरल थी, यानी गुरुजी सिर्फ मुंह से बोलकर जो बताते थे वही टीचिंग थी, और गुरु ही डिसाइड किया करते थे कि व्हाट टू टीच, यानी क्या पढ़ाया जाना चाहिए। वीडियो आपको लंबी लगे तो आप बीच में 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। देखिए अगला टॉपिक है हमारा न्यू रूटीन न्यू रूल्स। अब हम बात कर रहे हैं कि जो इंडियन स्कूल चल रहे थे, पाठशालाएं चल रही थी, उसमें चेंजेस क्या हुए। तो आफ्टर 1854 द कंपनी डिसाइडेड टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ वर्नाकुलर एजुकेशन, यानी कंपनी ने डिसाइड किया कि उस समय जो एजुकेशन चल रही है उसको चेंज करेंगे बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑर्डर विद इन द सिस्टम। तो हम ब्रिटिश लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग एक ऑर्डर यानी कि क्रम या व्यवस्था लागू करेंगे, इम्पोजिंग रूटीन्स यानी रूटीन बनाएंगे, दिनचर्या सेट करेंगे,
और एस्टेब्लिशिंग रूल्स बनाएंगे और इंश्योर करेंगे कि भाई रेगुलर इंस्पेक्शन भी हो कि स्कूलों में पढ़ाई किस तरह से चल रही है। तो गवर्नमेंट ने कई गवर्नमेंट पंडित हुआ करते थे, इनको इंचार्ज बना दिया स्कूलों में चेकिंग करने के लिए। हर एक गवर्नमेंट पंडित के अंडर 4 या 5 स्कूल्स आया करते थे। आप इसको याद रख लिएगा कि गवर्नमेंट पंडित जो थे वो अपॉइंट किए गए थे रेगुलर इंस्पेक्शंस के लिए। कंपनी अपॉइंटेड नंबर ऑफ गवर्नमेंट पंडित्स। आपको याद रखना है कि यदि कोई पाठशाला इन गवर्नमेंट के नियमों के अनुसार चलना चाहे, उसे गवर्नमेंट एड भी दिया करती थी। एड से मेरा मतलब है पैसे के रूप में मदद किया करती थी। लेकिन ब्रिटिश लोगों ने यह भी कह दिया था कोई स्कूल यदि हमारे इस ऑर्डर से ना चलना चाहे तो वो खुद भी चला सकते हैं स्कूल को भारतीय परंपरा से, लेकिन उनको हम हेल्प नहीं करेंगे फाइनेंशियली। ठीक है, तो इस तरह से वो स्कूल जो कि गवर्नमेंट भारतीय तरीके से चल रहे थे वो गवर्नमेंट स्कूलों से पिछड़ गए थे। ठीक है, तो टीचिंग जो थी वाज नाउ टू बी बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक्स। अब स्कूलों में क्या परिवर्तन आ गया कि टीचिंग जो है वो टेक्स्ट बुक पे ऊपर बेस्ड होने लगी, जो कि पहले ओरल हुआ करती थी। एक सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन, यानी कि बच्चे की लर्निंग को टेस्ट करने के लिए एनुअल एग्जामिनेशन भी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो ये परिवर्तन हम पढ़ रहे हैं। नंबर 4 है रेगुलर फीस, रेगुलर क्लासेस, फिक्स्ड सीट एंड डिसिप्लिन। अटेंडेंस रजिस्टर स्टार्ट हुआ, बच्चों की अटेंडेंस कंपलसरी हो गई। जो बच्चे पहले छुट्टियां ले पाते थे वो अब नहीं ले पा रहे थे। ये सारे परिवर्तन जो थे हो रहे थे। इनएबिलिटी टू अटेंड स्कूल, यानी अगर कोई बच्चा स्कूल अटेंड नहीं कर सके तो इसे देखा जाता था सीन एज इनडिसिप्लिन एंड एन एविडेंस ऑफ लेक ऑफ डिजायर टू लर्न। इसे सबूत माना जाता था, यानी कोई बच्चा यदि स्कूल ना आए तो इसे सबूत माना जाता था कि भाई बच्चा जो है इसे डिजायर टू लर्न यानी कि सीखने की इच्छा ही नहीं है। ठीक है, जैसा कि आज भी स्कूलों में देखा जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ गया है द एजेंडा फॉर नेशनल एजुकेशन, यानी इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि नॉट ओनली ब्रिटिश थॉट अबाउट द एजुकेशन इन इंडिया। From early 19th century, many thinkers from different parts of the India began to talk about the education of India। यानी इंडिया के भी कई लोगों ने भारत के एजुकेशन के बारे में सोचा था और अपने विचार दिए थे। इसमें खास तौर पे हम 3 लोगों के बारे में पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 हम पढ़ने वाले हैं महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी आज दैट कॉलोनियल एजुकेशन क्रिएटेड ए सेंस ऑफ इंफीरियरिटी इन द माइंड्स ऑफ इंडियन। महात्मा गांधी का मानना था कि भाई जो कॉलोनियल एजुकेशन है, ब्रिटिश स्कूलों में जो एजुकेशन दी जा रही है, इसने क्रिएटेड यानी पैदा कर दी है सेंस ऑफ इंफीरियरिटी, यानी कि नीचा होने की भावना इन द माइंड्स ऑफ इंडियन लोगों के दिमाग में। आप सब इस वाली स्लाइड का जरूर स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी के विचार क्या थे। इट वॉज सिंफुल एंड इट एनस्लेव इंडियन। ये बिल्कुल पाप भरा कार्य है और इससे इंडियन लोग गुलाम बन रहे हैं। यानी जो एजुकेशन दी जा रही है, इट कास्ट एन ईविल स्पेल, उन पर एक जादुई मंत्र हो जाता है जब वो ब्रिटिश स्कूलों में पढ़ते हैं बच्चे, भारतीय बच्चे। मोर ओवर इट डिस्ट्रॉय द प्राइड इंडियंस हैड इन देयर ओन कल्चर। साथ ही साथ उनका जो गर्व है अपने भारतीय होने पर या भारतीय संस्कृति पर, वह भी नष्ट हो जाता है जब वो ब्रिटिश एजुकेशन या वेस्टर्न एजुकेशन प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर महात्मा गांधी बिल्कुल ऑपोज्ड है ब्रिटिश एजुकेशन के। उन्होंने यह बताया कि इंडियन लैंग्वेज ought to be medium of teaching and the means to develop a person's mind and soul। महात्मा गांधी मानते थे कि एजुकेशन का मतलब ओनली लर्निंग या राइटिंग नहीं, द मेन एम ऑफ एजुकेशन इज टू डेवलप ए पर्सन्स माइंड एंड सोल, यानी व्यक्ति की बुद्धि और आत्मा दोनों का विकास अगर हो जाए तब ही यह सच्ची शिक्षा मानी जा सकती है। तो व्हाट वर दी थॉट ऑफ महात्मा गांधी अबाउट एजुकेशन
आपसे यह क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे हमेशा से चाहते थे, वांटेड टू सेट अप स्कूल वेयर चिल्ड्रन वर हैप्पी, वेयर दे कुड बी फ्री एंड क्रिएटिव, जहाँ पर बच्चे खुश रह सकें और क्रिएटिव यानी सृजनशील बन सके, फ्री यानी आज़ाद रह सकें, जहाँ पर बच्चे जो है एबल टू एक्सप्लोर देयर ओन थॉट एंड डिज़ायर, बच्चे स्वयं के विचारों और इच्छाओं को खोज कर सकें, उनको बारे में जान सकें, ऐसे स्कूल्स होने चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर जिस समय बच्चे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो ऐसे विचार उनके उस बचपन में ही आ चुके थे कि भाई मैं ऐसा स्कूल नहीं चाहता, बड़े होकर ऐसा स्कूल खोलूंगा जहां बच्चों को पूरी आज़ादी मिले। He emphasized the need to teach science and technology at शांति निकेतन। तो इन्होंने जो स्कूल खोला उसका नाम था शांति निकेतन, जो कि कोलकाता में खोला गया था। यहाँ पर बच्चे आर्ट, म्यूजिक और डांस के साथ में वेस्टर्न टेक्नोलॉजी और साइंस की नॉलेज भी प्राप्त करते थे। तो यहाँ पर महात्मा गांधी से रविन्द्रनाथ टैगोर के विचार थोड़े से डिफरेंस दिखाई देते हैं, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो चाहते हैं कि भारतीय बच्चे आर्ट और म्यूज़िक और डांस के साथ वेस्टर्न कल्चर और एजुकेशन को भी सीखें। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्कूल जो स्टार्ट किया उसका नाम है शांति निकेतन, इंग्लिश में बोले तो एबोर्ड ऑफ पीस। ठीक है, तो हो सकता है आपसे बोर्ड में ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ लिया जाए, याद रखिएगा। ये स्कूल खोला गया था 1901 में। उनका मानना था कि भाई क्रिएटिव लर्निंग जो है ना, यानी कि सृजनशील अगर सिखाना है बच्चे को तो एक नेचुरल एनवायरनमेंट में ही यह होना चाहिए। इसलिए इन्होंने जो अपना स्कूल खोला वो भी एक नेचुरल जगह पर खोला, जो कि कलकत्ता शहर से काफ़ी दूर खोला गया था, करीब 100 किलोमीटर दूर। ठीक है, पर आपको याद रखना है कलकत्ता, अभी इस समय तो वो कलकत्ता के अंडर ही आता है, तो कलकत्ता आपको नाम याद रखना है। ही रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, तो आपको रविन्द्रनाथ के विचारों में इसको जरूर से जरूर याद रखना है। ठीक है, चलिए नंबर 3 पे हम एक और पर्सन के बारे में बात करने चाह रहे हैं, जिनका नाम है श्री अरबिंदो घोष। तो चलिए श्री अरबिंदो घोष की भी विचार हम जान लेते हैं अबाउट एजुकेशन। ठीक है, स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और याद रखिएगा क्वेश्चन जो होगा बोर्ड में वो होगा राइट दी थॉट ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर अबाउट इंडियन एजुकेशन। ठीक है, चलिए श्री अरबिंदो घोष, देखिए इनके बारे में भी मैंने एक स्लाइड तैयार कर दी है जो कि एक क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो देखिए अरबिंदो घोष ने एक स्पीच दी थी अपनी जनवरी 15, 1908 के अंदर बॉम्बे के अंदर, जहाँ पर उन्होंने कहा कि द गोल ऑफ नेशनल एजुकेशन वाज टू अवेकन द स्पिरिट ऑफ नेशनलिटी अमोंग द स्टूडेंट, यानी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि विद्यार्थियों के अंदर नेशनलिटी की जो फीलिंग्स है, यानी राष्ट्रीयता की भावना, वो जाग उठे, ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए। द स्टूडेंट शुड टेक द फुल एडवांटेज ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड वेस्टर्न एक्सपेरिमेंट। रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह ये भी चाहते थे कि भाई स्टूडेंट्स भारतीय चीज़ों के साथ साथ वेस्टर्न साइंटिफिक डिस्कवरीज और वेस्टर्न एक्सपेरिमेंट को भी समझें, इंडियन एजुकेशन भी लें और वेस्टर्न साइंस और टेक्नोलॉजी को भी वो समझे, समय के साथ साथ इन्हें समझना भी जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द स्टूडेंट शुड ऑल्सो लर्न सम यूजफुल क्राफ्ट सो दैट दे कुड बी एबल टू फाइंड सम एम्प्लॉयमेंट। देखिए महात्मा गांधी भी इसी तरह से क्राफ्ट के बारे में, यानी स्टूडेंट प्रैक्टिकल नॉलेज लें, ये महात्मा गांधी भी चाहते थे। ठीक है, तो इसी तरह से अरबिंदो घोष भी चाहते थे कि भाई स्टूडेंट जो है कुछ क्राफ्ट भी सीखे, जिससे आफ्टर फिनिशिंग देयर एजुकेशन इन स्कूल दे कैन फाइंड सम एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द एजेंडा फॉर ए नेशनल एजुकेशन।
जो कि लास्ट टॉपिक है हमारा। देखिए, सम इंडियन इम्प्रेस्ड विद द डेवलपमेंट इन यूरोप। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कुछ ऐसे लोग भी थे भारत के लोग जो कि इम्प्रेस्ड थे, पूरी तरह से प्रभावित थे यूरोप के एजुकेशन और वहाँ के साइंटिफिक इन्वेंशंस के बारे में। तो अब लोगों ने तरह तरह की डिमांड करना शुरू किया, भारतीय लोगों ने भी, कि भाई एजुकेशन में चेंजेस ज़रूरी हैं। कुछ लोग पूरी तरह से भारतीय एजुकेशन चाहते थे या नेशनल एजुकेशन चाहते थे, जबकि कुछ लोग थे जो वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट कर रहे थे। ह्यूज कैपिटल वाज इन्वेस्टेड ऑन एजुकेशन टू एस्टेब्लिश मोर स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। तो कुल मिलाकर परिणाम ये हुआ कि ब्रिटिश लोगों ने काफ़ी सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोले, भारतीय लोगों ने भी इंस्टीट्यूशन खोले, और सरकार भी एजुकेशन पर, स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ पर भी काफ़ी बजट जो है खर्च करने लगी। महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर रिएक्टेड अगेंस्ट द वेस्टर्न एजुकेशन। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे लोगों ने भी वेस्टर्न एजुकेशन के अगेंस्ट रिएक्ट किया। हालांकि रविंद्रनाथ टैगोर तो थोड़ा सा साइंटिफिक नॉलेज और वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट भी किया करते थे। तो इसी के साथ में ये चैप्टर हमारा यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो वीडियो पसंद आए तो आप सब लाइक कर सकते हैं। वीडियोस पे व्यूज़ तो काफ़ी सारे आ रहे हैं, पर आप लोग लाइक नहीं कर रहे। लाइक करते हैं तो हमें वीडियो बनाने के लिए प्रमोशन मिलता है। तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि कौन सी वीडियो आप नेक्स्ट चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।